नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का इस नई क्लास में। आज का इस क्लास में अपकमिंग असम यूनिवर्सिटी सिलचर का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 होने वाला है, इस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड से एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन इस टॉपिक से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति हमारे जो दृष्टिकोण है ये सही होना चाहिए। आप में से अक्सर बहुत सारे हमारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि पढ़ाई करके क्या होगा, पढ़ाई करने से आजकल नौकरी ही नहीं मिलती। तो जिस पढ़ाई करने में इतना खर्चा है, इतना मुशक्क़त है, इतना मेहनत है, और उस पढ़ाई को करके आखिर नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, तो इसको हम करें ही क्यों? ऐसा हमने बहुत बार सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो यह वाला जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, इस प्रकार के दृष्टिकोण को हमें त्याग करना होगा। हमारे समाज में जब तक शिक्षा के प्रति एक जागरूकता, एक प्रेम, सद्भाव पैदा नहीं होगा, तब तक हमारे समाज में जो शिक्षा का बुरा हाल है ये जैसा का तैसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द एजुकेशन यू हैव ऑब्टेन्ड सो फार। अभी आपने ग्रेजुएशन कर लिया है। ग्रेजुएशन करने के बाद आपका मन में ख्याल आया है कि आगे आप टीचर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। जी, टीचर बनेंगे, और इसी चीज को करने के लिए आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम को चुना है। इसीलिए अभी तक आपने ये जो ग्रेजुएट होते होते जितना पढ़ाई किया है, ये जो नॉलेज आपने प्राप्त किया है, ये जो एजुकेशन, शिक्षा आपने प्राप्त किया है, ये क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए, हैज बीन ए टाइम पासिंग फेज, यानी कि ग्रेजुएशन करने के लिए आपने 20 से लेकर के 22-23 साल तक आपने पढ़ाई किया है, मुशक्कत किया है। ये क्या सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपने किया है? क्या आपका ये जो 20 से लेकर के 24 साल वाला पीरियड है, टाइम पीरियड है, ये टाइम पासिंग फेज है? बिल्कुल नहीं है, ये सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, हैज बीन यूजफुल एंड वैल्यूएबल। ये टाइम यानी कि 20 से लेकर के 24 साल आपने जो बिताया है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। इसे आप आने वाले भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं, व्यवहार योग्य है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो सकता है। फिर भी हम आगे ऑप्शंस को चेक करेंगे। ऑप्शन सी, हैज इंक्रीज्ड योर क्रेज फॉर वेल्थ, यानी कि इतने सालों तक आपने जो पढ़ाई किया है, जो भी आपने शिक्षा प्राप्त किया है, ये शिक्षा प्राप्त करने के कारण क्या आपका संपत्ति के प्रति जो लोभ है, जो मोह है, जो लालच है, वो बढ़ गया है क्या? ये बढ़ गया है तो आपका शिक्षा सही नहीं हुआ है, यह बढ़ना नहीं चाहिए। ऑप्शन डी, हैज बीन डिवॉइड ऑफ मॉरल वैल्यूज। अगर आपने इतने सालों तक पढ़ाई की है, एजुकेशन प्राप्त किया है, शिक्षा प्राप्त किया है, और आप में कोई नैतिकता नहीं है, हालांकि वर्तमान में हमारे भारतवर्ष में जिस प्रकार से अनैतिक कार्यकलाप वृद्धि हो रही है शिक्षित लोगों में, तो यह वाला जो चीज है ये बहुत ही खतरनाक है। हालांकि हमें ये करना नहीं चाहिए। जो एजुकेशन आपको अनैतिक बना देता है, वो एजुकेशन सही एजुकेशन नहीं है, यह सही बात नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गुड एजुकेशन इज हाईली हेल्पफुल। आपको बताना है अच्छी शिक्षा किस क्षेत्र में मददगार साबित हो सकता है। ऑप्शन ए, इन मेकिंग ए पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि अच्छी शिक्षा उसे हम कहते हैं जिस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद एक इंसान आत्मनिर्भर बन पाता है। बहुत बार आपने भी सुना होगा, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत ये बताते हैं, ये कहते हैं। तो आत्मनिर्भर जब तक इंसान बनेगा नहीं, तब तक इंसान का जो कॉन्फिडेंस है, इंसान का जो कार्यशैली है, इंसान का जो शांति है,
वो सही नहीं होगा, वो इम्प्रूव नहीं होगा। इसीलिए शिक्षा का मकसद ही होता है आदमी को, इंसान को आत्मनिर्भर बनाना। देयरफॉर ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो सकता है, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को चेक करेंगे। ऑप्शन बी, इन मैन्स अटेम्प्ट फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड, यानी कि सिर्फ जीने के लिए ही हम शिक्षा को प्राप्त नहीं करते। जीने के लिए ही जो शिक्षा दिया जाता है उसे ही अच्छी शिक्षा नहीं कहा जाता। देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। ऑप्शन सी, इन मेकिंग द पर्सन अ स्कॉलर, शिक्षा यानी कि गुणवत्ताशाली अच्छी शिक्षा सिर्फ जो पंडित निर्माण करता है, जो पांडित्य हम में विकसित होता है, उसे नहीं कहा जाता। सिर्फ और सिर्फ अच्छी शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं होता कि इस शिक्षा के बदौलत एक इंसान को स्कॉलर ही बनाया जाएगा, ठीक है, रिसर्चर ही बनाया जाएगा। ऑप्शन डी, इन इंक्रीजिंग द पर्सन्स प्रेस्टीज, ये भी गलत बात है। यह समाज का एक मखौटा है, क्योंकि यह प्रेस्टीज बहुत सारे लोगों में ये चुल मची हुई है कि जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन होता है तो ये अपना मुंह से इंग्लिश झाड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ये क्या है भाई, इंग्लिश हिंदी जैसा ही तो एक भाषा ही है। लॉर्ड मैकॉले ने जो सपना देखा था, वो सपना को आज हमारे युवा में इतना खतरनाक चुल मची है, इतना उनमें भूत सवार है, अंग्रेजी भूत इसे मैं कहता हूं, कि सबको लगता है जो एक दो लाइन अंग्रेजी झाड़ देता है वो बहुत ही शिक्षित है, बहुत ही महान है। दरअसल ये सही कथन नहीं है, सही बात नहीं है। हिंदी जैसा, बांग्ला जैसा, असमिया जैसा और एक भाषा है इंग्लिश, नथिंग एल्स। ये सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सपोजिंग यू आर द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ योर एरिया, यू विल गिव द हाईएस्ट एम्फेसिस। मान लीजिए आप अपने इलाके में एक हीरो है, ठीक है, सबसे ज्यादा शिक्षित प्राणी है, शिक्षित व्यक्ति है, तो उस क्षेत्र में आप किस चीज पर ज्यादा बल देंगे? हालांकि आजकल हमें ये देखने को मिलता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पेट के लिए सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का भला किसमें है, खुद किस तरीके से ज्यादा पैसा कमाएंगे, कितनी आसानी से, कितने ऐशो आराम से जीवन अर्पित कर पाएंगे, जीवन यापन कर पाएंगे, उसी में सबका फोकस है। लेकिन आप जब अपने इलाके में सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति बनते हैं तो आपका भी कुछ फर्ज होता है। वो फर्ज आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑन प्रोपेगेटिंग एंड स्प्रेडिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। आप यद्यपि अपना इलाके में सबसे ज्यादा सुशिक्षित प्राणी है, व्यक्ति हैं, तो आप क्या करेंगे? हमेशा प्रोपेगेट करेंगे, प्रचार करेंगे, शिक्षा देंगे सबको, जहां मन करे तहां आप शिक्षा को लेकर के बातें करेंगे। इसके साथ साथ जो शिक्षा का नीति है, शिक्षा का जो आधारशिला है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, उन नीतियों को भी समझाएंगे। तो इस तरीके से आप यदि स्प्रेड करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे कुछ मिशनरी स्टाइल में, तो वो वाला काम उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। ऑप्शन बी, ऑन इंस्पायरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू गेट एजुकेशन। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए, उनको अनुप्रेरित करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके इलाकों से शिक्षा प्राप्त कर सके। यह सबसे सही कथन हो सकता है। ऑप्शन सी, ऑन कंडक्टिंग रिसर्च अबाउट डिफरेंट रीजनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मणिपुर में प्रॉब्लम, कश्मीर में प्रॉब्लम, ऐसे रीजनल कुछ जो भारत के अंचल भेद में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के आप क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। इस प्रकार अगर आप रिसर्च करेंगे तो इन रिसर्चों के बदौलत क्या आपका जो इलाके हैं इनमें कोई उन्नति होने का चांस है, संभावना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, शून्य बराबर कोई उन्नति नहीं होगा आपका समाज का, आपका पड़ोसियों का। ऑप्शन डी, ऑन अरेंजिंग सिंपोसिया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आप एक प्रोग्राम, आपने एक डायलॉग ऑर्गेनाइज किया और उसमें एजुकेशन का, शिक्षा का जो लाभ है, शिक्षा का जो महत्व है, गुरुत्व है, इसी को लेकर के डिस्कस हुआ। तो इस प्रकार डिस्कशन होने से क्या आपका इलाके का कोई भला होगा? नहीं होगा जी, वो उतना प्रैक्टिकल बात नहीं है। इस प्रकार अगर आप एजुकेशनल डायलॉग, सिंपोसिया ऑर्गेनाइज करेंगे तो बहुत कम लोग इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई नृत्य का, कोई डांस का, कोई भोजपुरी डांस का अगर प्रोग्राम आप करवाएंगे तो आप देख लीजिएगा बहुत सारे लोग आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, योर एजुकेशन इज सक्सेसफुल इफ। आपका शिक्षा सफल तभी होगा, यानी कि जब
कब आपका शिक्षा सफल माना जाएगा? बोलिए क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन है इट इंक्रीजेस योर रेस्पेक्ट, यानी कि यदि आपका शिक्षा आपका जो सम्मान है, आपका जो मान है उसे बढ़ा पाएगा, तब जाकर के हम ये कह सकेंगे कि आपका शिक्षा सफल हुआ है। गलत बात है। ऑप्शन बी इट गिव्स यू सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये सबसे अच्छी बात है, सबसे प्रैक्टिकल चीज है, क्योंकि जो कार्य आपको आत्मतुष्टि देता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन देता है, वही सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। अब ऐसा ये कार्य तो कर रहे हो 10 साल से 20 साल से, लेकिन जिस कार्य में आपका कोई आत्मतृप्ति नहीं है, आत्मसंतुष्टि नहीं है, और आत्मसंतुष्टि बहुत ही जरूरी होता है। जिस व्यक्ति का आत्मसंतुष्टि नहीं है वो कोई भी कार्य क्यों ना करे उसे शांति प्राप्त नहीं होगी, और मेंटल पीस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन सी इट बेनिफिट्स अदर्स, ये ठीक है, सही बात है, लेकिन आपका शिक्षा जब दूसरों को फायदा पहुंचाएगा तभी ये सक्सेसफुल है, और आपका खुद को फायदा पहुंचाएगा तो ये सक्सेसफुल नहीं है। आपका खुद को शांति प्रदान करेगा, आनंद प्रदान करेगा तो ये सक्सेसफुल नहीं है, ये बोलना गलत है। ऑप्शन डी इट हेल्प्स इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर यू, अगर आपका शिक्षा आपको कोई कार्य लगवा दे, जॉब लगवा दे, रे बाबा जॉब लगवा दे, तो ही क्या आपका एजुकेशन, आपका शिक्षा को सही माना जाएगा, सफल माना जाएगा? ये भी कथन गलत है, इसीलिए इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एजुकेशन प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट हेल्प, आपको बताना है शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण किस चीज में मददगार साबित होती है? ऑप्शन ए इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए बॉय, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ एक बालक का सामाजिक विकास के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ये गलत बात है। शिक्षा का सबसे बड़ा हाथ होता है, मदद होता है। जो प्रश्न है उन प्रश्न के अनुसार कुछ पिक्चर्स भी हमने यहाँ लगवाए हैं। ऑप्शन बी इन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द बॉयज पर्सनैलिटी, यानी कि यहाँ बॉय लिखा हुआ है तो इसीलिए हम बॉय को ही चुनेंगे, यानी कि बॉय के माध्यम से पूरा समाज को दर्शाया जा रहा है। यानी कि सर्वांगीण विकास जब शिक्षा से होगा एक बच्चा का, वो बालक हो या बालिका हो, लड़का हो लड़की हो, बूढ़ा हो जवान हो, तब क्या होगा? इसी का मतलब है कि शिक्षा सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ है एक व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करने में। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन भी हो सकता है, ऑप्शन सी इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए बॉय, एक बालक का मानसिक विकास यदि शिक्षा करता है तो यही सबसे बड़ा मदद होगा शिक्षा का, यह भी गलत बात है। एंड ऑप्शन डी इन द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द बॉय, वो बालक का नैतिक विकास अगर हुआ है तो यही शिक्षा का सबसे बड़ा हेल्प है, सबसे बड़ा मदद है, ये भी बोलना गलत है। क्योंकि देख लीजिएगा जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं उन शिक्षित व्यक्तियों में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसा आपको मिलेंगे जिनका नैतिकता बहुत ही नीचे है। ठीक है, और आपको ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ है, गवार है, लेकिन उनका जो नैतिकता है बहुत ही चरम सीमा पर है, बहुत ही उच्च कोटि का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल टीचिंग द मोस्ट नेसेसरी थिंग इज, अच्छा अगर हम शिक्षक होने के नाते प्रभावशाली और सफल तरीके से शिक्षण करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी निम्न में से कौन सा चीज है आपको बताना है। एक एक करके ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। ऑप्शन है टू डेडिकेट द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ नोट्स टू स्टूडेंट, आपने क्या किया? डेडिकेट किया, यानी कि आपने ज्यादा से ज्यादा नोट्स बच्चों को प्रोवाइड किया, तो ये आपका प्रभावशाली तरीका है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी टू एलेबोरेट द सब्जेक्ट थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ये सही जवाब हो सकता है, क्योंकि जब हम शिक्षक होने के नाते प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जांपल से, मिसाल के तौर पे उदाहरण दे करके बच्चों को समझाते हैं तो ही बच्चे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से, ज्यादा ध्यान से उस चीज को समझ पाते हैं, अपने आप के साथ रिलेट कर पाते हैं। ऑप्शन सी टू यूज द ब्लैक बोर्ड एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा ब्लैक बोर्ड आपने यूज किया है उतना ही प्रभावशाली आपका शिक्षण हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन डी टू यूज द लिटरेरी लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल, यानी कि आप कक्षा कक्ष में वार्तालाप करते समय बच्चों के साथ छंद अलंकार का प्रयोग करेंगे, मुहावरे का प्रयोग करेंगे, ग्रामेटिकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, कविताओं के साथ पढ़ाएंगे, जैसे कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना भाषण में कविताएं पाठ करते थे, बातों बातों में ये कविता बनाकर खुद
रचना करके वो सुना देते थे। ऐसा अगर आप करेंगे कक्षा में तो बच्चों को समझ में आएगा? नहीं आएगा जी। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को सरल शब्दों में इजी लैंग्वेज में हमें समझाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हमें आशा है आपको समझ में आ रहा है। अगर आपका मन में कोई शंका है, कोई मानसिक डंका है, तो आप हमें फटाक से कमेंट सेक्शन में आपका शंका का डंका बजा सकते हैं, यानी कि कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, आगे दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आपको सार्थक एजुकेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, द टीचिंग इम्पार्टेड टू स्टूडेंट्स कैन बी इफेक्टिव इफ, यानी कि जो शिक्षा हम बच्चों को देते हैं वो प्रभावशाली होगा यदि द टीचर हैज डीप नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। जो शिक्षक विषय पढ़ा रहे हैं उनमें उनका बहुत ही गंभीर ज्ञान होगा, तभी शिक्षा प्रभावशाली होगा। देखो जी, बिल्कुल गलत बात है। जिसका नॉलेज बहुत ही ज्यादा है, हो सकता है वो समझाने में बिल्कुल नाकामयाब हो जाते हैं कभी कभार। ऑप्शन बी, द स्टूडेंट्स हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। बच्चों का सब्जेक्ट के प्रति, विषय के प्रति रुचि बहुत ही जरूरी है, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों का रुचि है, तो इसका मतलब उनका प्रभावशाली पढ़ाने का तरीका हो गया क्या? नहीं हुआ है। ऑप्शन सी, द टीचिंग इज गिवन अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये सबसे सही कथन है, क्योंकि बच्चों का जो मेंटल लेवल है, बच्चों का जो मानसिक स्तर है, पर्याय है, उस पर्याय के हिसाब से बच्चों का मेंटल लेवल के अनुसार जो टीचर पढ़ाते हैं वही सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, ज्यादा प्रभावशाली होता है। एंड ऑप्शन डी, द सेम लेसन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जो टीचर बार बार एक लेसन को रिपीट करते हैं, क्या वो प्रभावशाली हो जाते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है, प्रभावशाली नहीं होते हैं। हाँ, हमें रिवाइज करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका मतलब हम रिपीट करते रहेंगे एक चैप्टर को बार बार, ये भी कतई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू लेसन द ओल्ड वन शुड बी रिपीटेड बिकॉज। एक नया चैप्टर को हम जब शुरू करते हैं, इसे करने से पहले हमें जो पुरानी ऑलरेडी जो हमने पढ़ा लिया है उस चैप्टर को हमें रिपीट क्यों करना पड़ता है? इसका आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन है, द एबिलिटी टू ऑफ द स्टूडेंट्स इज टेस्टेड। ये रिपीट करवाते हैं, जो लेसन हमने कंप्लीट करवा लिया है, तो इससे किस तरीके से बच्चों का जो नॉलेज है, बच्चों का जो क्षमता है, उसे हम टेस्ट करते हैं। यहाँ तो कोई इवैल्यूएशन का बात ही नहीं है जी। ऑप्शन बी, द न्यू लेसन इज इजीली अंडरस्टूड इफ इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वन। ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि देखो जो नया लेसन है उस लेसन अगर पुरानी जो लेसन जो ऑलरेडी हमने करवा लिया है उसके साथ जुड़ा हुआ जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे बच्चे, पुरानी लेसन के साथ ये जो नई लेसन आप और हम पढ़ाने जा रहे हैं ना उसको रिलेट कर पाते हैं। और इस तरीके से जब कोरिलेशन के माध्यम से बच्चे करते हैं, सोचते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो ये बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। ऑप्शन सी, स्टूडेंट्स कम टू स्कूल आफ्टर लर्निंग द प्रीवियस लेसन इन देयर होम्स। ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसा हैं जो घर से प्रीवियस जो चैप्टर से उनको सीख करके ही आते हैं। ऑप्शन डी, इट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। इस प्रकार अगर एक टीचर करेंगे, रिपीट करेंगे, तो क्या इसके मदद से, इसकी सहायता से क्लासरूम में डिसिप्लिन बढ़ जाएगा, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा? ये भी कथन गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन मेकिंग गुड एजुकेशन ए थिंग ऑफ हार्ट ग्रेटली हेल्पफुल इज, यानी कि अच्छी शिक्षा के लिए बहुत ही हृदयपूर्ण कौन सा चीज है जो हमें मदद करती है? ऑप्शन ए, मदर टंग, मातृभाषा। मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन बी, नेशनल लैंग्वेज हिंदी। हमारे जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, यही दुर्भाग्य है। तो हिंदी भाषा के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ये भी जरूरी है। ज्यादातर हमारे भारतीय लोगों को हिंदी समझ में आती है। ऑप्शन सी, इंग्लिश। इंग्लिश भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते, साइंस के, विज्ञान की भाषा होने के नाते हमें सीखना चाहिए। ऑप्शन डी, above mentioned all the three languages। इसका मतलब है इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि मदर टंग, मातृभाषा भी आवश्यक है, हिंदी भाषा भी आवश्यक है, इसके साथ साथ इंग्लिश भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रॉपर सिस्टम फॉर एजुकेशन इज। शिक्षा के लिए प्रॉपर सिस्टम कौन सा है निम्न में से?
ऑप्शन है द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, फिलहाल जो एग्जामिनेशन ग्रेडिंग वाला परसेंटेज वाला सिस्टम है ये प्रॉपर सिस्टम है, इसे हम प्रॉपर सिस्टम नहीं कह सकते, इसमें भी गड़बड़ी है। ऑप्शन बी द एग्जामिनेशन सिस्टम विद बुक्स, किताबों के साथ जो परीक्षा होता है ये भी अच्छा सिस्टम है, ये भी अच्छा सिस्टम नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम हाँ ये ए और बी दोनों में से थोड़ा अच्छा है। और ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हालांकि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उनमें देते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है ना, उनमें जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी है वो नहीं होता है, इसीलिए सेमेस्टर सिस्टम ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस है उनसे सेमेस्टर सिस्टम ही बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द करिकुलम कैन बी मेड मोर यूजफुल, करिकुलम को किस प्रकार ज्यादा प्रयोगशाली किया जा सकता है, ज्यादा व्यवहार योग्य बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए बाय लोकल नॉलेज, यानी कि साधारण ज्ञान के सहायता से, जो आंचलिक ज्ञान है उसके सहायता से, लोकल नॉलेज का मतलब ही यहाँ उतना सुस्पष्ट नहीं है। ऑप्शन बी बाय इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री की मदद से, भारतीय इतिहास की मदद से हम करिकुलम को बहुत ही यूजफुल बना पाएंगे, ये भी सही बात नहीं है। ऑप्शन सी बाय इंडियाज जियोग्राफिकल नॉलेज, भौगोलिक ज्ञान अगर आपका है, भारतीय भूगोल के बारे में आप जानते हो और इससे क्या होगा, करिकुलम यूजफुल हो जाएगा, ये भी बात कहीं ना कहीं सही नहीं है जी, गलत है। ऑप्शन डी बाय इंडियाज कल्चर नॉलेज, ये बात सही है, हमारे भारतीय संस्कृति का जो धरोहर है इसको जब हम जानेंगे, इसके बारे में जब हम जानते हैं, इसको जब हम करिकुलम में शामिल करेंगे तब ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अपने देश के बारे में। जी बिल्कुल यही सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉयज द नेसेसरी थिंग इज, लड़कों का ऑलराउंड विकास के लिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे जरूरी चीज क्या है। ऑप्शन ए रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा सबसे जरूरी नहीं होता है बालक या बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन बी कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक अनुष्ठान का ऑर्गेनाइज करने से ये कार्य नहीं होता है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं सही है क्या, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी कल्चरल नॉलेज, सांस्कृतिक ज्ञान होने से ये बच्चों के लिए क्या होता है, उतना नेसेसरी नहीं है। बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए उनका गेम्स एंड स्पोर्ट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करवा सकते हैं, सर्वांगीण विकास करवा सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि खास करके यहाँ बॉय बताया गया है, बॉय हो, गर्ल हो, बालक हो, बालिकाओं हो, सबका शरीर सही होना चाहिए। तो शारीरिक स्वस्थ अगर बढ़िया करना है, शरीर का स्वस्थ, शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रखना है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में उनको शामिल करवाना पड़ेगा। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ शरीर का व्यायाम नहीं होता है, मन का भी व्यायाम होता है। बहुत सारे अलग अलग स्किलों को हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स की मदद से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज, व्यक्तित्व का जो इंटीग्रेटेड विकास का मीनिंग है ये क्या है। ऑप्शन ए टू वर्क विथ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडलीनेस टू ऑल, यानी कि सबके साथ कोऑपरेशन के साथ और दोस्तीपूर्ण व्यवहार करके हम जब कार्य करते हैं तब इसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कहा जाता है, व्यक्तिगत विकास का जो समाहित पद्धति कहा जाता है। जी नहीं जी, बिल्कुल सही बात नहीं है। ऑप्शन बी द अडॉप्शन ऑफ द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक, यानी कि जो भी तरीका होगा, जो वैज्ञानिक होगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे और जो सिस्टमेटिक होगा उसे हम मानेंगे, बाकियों को नहीं मानेंगे। ये भी उतना सही नहीं है, यहाँ क्लियर कुछ हमें मैसेज नहीं मिल रहा है। ऑप्शन सी that there should be such adjustment of knowledge, thinking and activities of the person as may lead to the successful performance of the work, ये सही बात है, क्योंकि कम से कम वो इंसान जो सोचता है उसका सोच और इसके साथ साथ उसका जो कार्य है, कार्य में संपर्क होना चाहिए। ठीक है, वो ज्ञान और कार्य में एडजस्टमेंट, समन्वय होना चाहिए। वो जो कार्य करता है, वो जो सोचता है, ठीक है, और जिसके बदौलत उसका जो प्रदर्शन है कार्य का वो भी बहुत ही शानदार होता है। तो यह सबसे सही बात है। And option D that the person's behavior towards his colleagues be well balanced, जो व्यक्ति हैं उसका जो आचरण है, व्यवहार है, वो अपना कॉलीग्स, अपना जो सहकर्मी है उनके प्रति बैलेंस्ड है। ये बैलेंस्ड होने से भी काम नहीं चलेगा, जो सही है सही बोलना पड़ता है। इसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट नहीं कहा जाता है, समाहित विकास नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14,
द एम ऑफ गाइडेंस सर्विस इन एजुकेशन एंड जॉब सीकिंग इज, यानी कि एजुकेशन में हम ये क्या दे रहे हैं, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ना सार्थक एजुकेशन चैनल के माध्यम से, कहीं ना कहीं हम गाइडेंस सर्विस करवाने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। और बीएड अगर आप करेंगे तो आप टीचर बन जाएंगे, जॉब सीकिंग करेंगे। तो इसका क्या एम होता है, उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, टू इम्पार्ट एजुकेशन व्हिच इज फिट एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सन। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि उस व्यक्ति के लिए क्या फिट करता है, कौन सा शिक्षा उसके लिए सही है और उसे क्या शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन बी, टू सिलेक्ट द जॉब अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द पर्सन। उस व्यक्ति का जो गुण है, मेरिट है, उसके हिसाब से उसको नौकरी लगवाना चाहिए, ये भी सही उद्देश्य नहीं है। एंड ऑप्शन सी, टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हिच इज इन एजुकेशन एंड द जॉब। जो नौकरी और शिक्षा में समस्या है उसको समाधान करने के लिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन डी, टू क्रिएट द इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग इन द पर्सन इन सच अ वे दैट ही मे हिमसेल्फ टेक डिसीजन। ये सबसे सही बात है, क्योंकि यह जो गाइडेंस करवाते हैं, जो काउंसलिंग करवाया जाता है, इसका मतलब, इसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चा, वो आदमी अपना जो डिसीजन है वो खुद ले सके, कम से कम उसे क्या करना सही है, क्या करना गलत है, क्या करने से उसका अच्छा होगा, क्या करने से उसका बुरा नहीं, भला नहीं होगा, बुरा होगा, ये खुद आदमी समझे और इसके बाद डिसीजन ले। इसीलिए ये गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 15, फॉर द अचीवमेंट ऑफ ए सक्सेसफुल एजुकेशन, सफल शिक्षा के लिए, यानी कि सफल शिक्षा की प्राप्ति के लिए, और द सिलेक्शन ऑफ ए जॉब गाइडेंस सर्विसेज आर नेसेसरी। सो दैट, वही बात है, थोड़ा घुमा फिरा करके यहाँ बताया गया है। एक नौकरी में सिलेक्शन पाने के लिए जो गाइडेंस सर्विस दिया जाता है, ये किस लिए जरूरी है आपको बताना है, थोड़ा घुमा करके यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए, द इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉय मे बी हैड फ्रॉम द पेरेंट्स। यहाँ बॉय बॉय बार बार लिखा जा रहा है, देखो यहाँ सबके लिए है, सिर्फ बालक के लिए नहीं, बालिकाओं के लिए भी है, तो ये हम सही नहीं मान सकते। ठीक है, यहाँ ये देखो, उसका माता पिता से, वो जो बालक जो है उसका माता पिता से इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, और यही जो, इसीलिए क्या करियर जो गाइडेंस दिया जाता है ये जरूरी हो जाता है, नहीं है। ऑप्शन बी, द नॉलेज अबाउट द इंटरेस्ट्स एंड एटीट्यूड ऑफ द बॉय थ्रू वेरियस पर्सनालिटी टेस्ट मे बी ऑब्टेन्ड। यहाँ जो बॉय शब्द लिखा है ना, बॉय शब्द आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बॉय शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये बालक बालिका सभी हो सकते हैं। तो ये जो कैंडिडेट है, जो व्यक्ति है, जो प्रत्याशी है, उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, जो भी इन्होंने दृष्टिकोण अपनाया हुआ है, जिस भी चीज में उनका रुचि है, उसी को टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल नहीं, उसको टेस्ट नहीं किया जाता। ऑप्शन सी, अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड वर्क्स बी गिवन टू द बॉय, टू द पर्सन यहाँ होगा, and the person and he himself may do self exploration of his interest and capability। ये सही हो सकता है, क्योंकि देखो ये जो सर्विस दिया जाता है, ये जो गाइडेंस करवाया जाता है, कैरियर काउंसलिंग करवाया जाता है, इसके बदौलत जो प्रत्याशी हैं, जो प्रार्थी है, वो क्या करता है, जो कैंडिडेट है वो खुद अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका प्राप्त करता है। इसके साथ साथ वो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उन पर वो अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और इसी के हिसाब से आपका जो रुचि है, आपका जो दिलचस्पी है, जिस सब्जेक्ट में आपका जो क्षमता है, उसी में जाकर के आप कर सकते हो। तो यही इसका सही जवाब होगा। एंड ऑप्शन डी, जजमेंट मे बी मेड अबाउट द जॉब एंड एजुकेशन ऑफ द पर्सन। उस व्यक्ति के बारे में जजमेंट करने के लिए यह सब गाइडेंस कैरियर काउंसलिंग नहीं करवाया जाता। Question number 16. After a lesson has been completely finished, the important thing on the part of a teacher is, एक लेसन को जब आप संपूर्ण रूप से समाप्त करवा देते हो एक शिक्षक होने के नाते, तो इसके बाद आपका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए, टू टेल एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसके बाद आपको एक बहुत ही रुचिपूर्ण गल्प कहानी उनको सुनाना चाहिए, ये गलत बात है। ऑप्शन बी, टू एडवाइस टू लर्न द लेसन बाय हार्ट। आप उनको एडवाइस करोगे कि वो बहुत ही ध्यान से इस लेसन को, इस पाठ को सीखे, ये भी गलत बात है, ये भी उतना प्रैक्टिकल नहीं है। ऑप्शन सी, टू थैंक स्टूडेंट्स। एक टीचर या वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको थैंक यू करेंगे, ये भी गलत बात है। थैंक यू यहाँ करने का क्या है जी। ऑप्शन डी, टू समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन। ये सबसे सही बात है, क्योंकि एक लेसन आप सक्सेसफुली आप कंप्लीटली जब करवा देते हो, कंप्लीट करवा देते हो, इसके बाद आपको रिवीजन करवाना चाहिए। ठीक है, मेन पॉइंट्स को दोहराना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
The teacher's job is to teach the subject efficiently and also to find out. शिक्षक का कार्य होता है बच्चों को सही तरीके से पाठदान करना, पढ़ाना और ढूंढना। क्या ढूंढना? If the students are silently listening to him, क्या बच्चे उनको बहुत ही ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ढूंढना शिक्षक का कार्य नहीं होता, बच्चे कुछ शोर मचाएंगे। ऑप्शन बी, इफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग प्रॉपरली, बच्चे सही तरीके से बैठे हैं या नहीं, वो टीचर इंश्योर करने के लिए वही फाइंड आउट नहीं करता है। ऑप्शन सी, इफ स्टूडेंट्स आर वेल ड्रेस्ड, बच्चे सही तरीके से पोशाक पहन के आए हैं या नहीं, वो पहले ही चेक करवाया जाता है मॉर्निंग असेंबलीज में। ऑप्शन डी, इफ स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज टीचिंग, ये सबसे सही बात है, बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं, शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे जब समझ पाएंगे तब सारा का सारा यहाँ ही सक्सेसफुल हो जाता है। यही एफिशिएंट टीचिंग होता है, यही इफेक्टिव प्रभावशाली शिक्षण होता है। Question number 18. To evaluate whether his teaching is effective, the teacher should in the meat of his teaching. यानी कि जब एक शिक्षक अपना जो टीचिंग है, मान लीजिए ये जो शिक्षिका है ये पढ़ा रही है, उनका जो शिक्षण है वो प्रभावशाली है या नहीं, वो जब एक शिक्षक एक शिक्षिका ढूंढती है तब वो क्या करती है। ऑप्शन है ह्यूमर द स्टूडेंट्स, वो बच्चों को आनंद देने के लिए थोड़ा मजाक कर रही है, बिल्कुल नहीं जी, यहाँ मजाक का तो कोई बात नहीं है। ऑप्शन बी, मेक डिस्करेजिंग रिमार्क्स अबाउट द इनअटेंटिव बॉयज, जो बालके ध्यान नहीं देते हैं, जो बालके जो लड़के ध्यान पूर्ण तरीके से श्रेणी कक्ष में बैठते नहीं, कक्षा कक्ष में बैठते नहीं है, उनको उल्टा पुल्टा बोलना, तू गाधा है, तू आधा है, तेरा दिमाग टेढ़ा है, निकम्मा है, डाफार है, इस प्रकार जो उल्टा पुल्टा शब्द है वैसे इनको प्रयोग कभी मत कीजिएगा आप। तो इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल जी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी, एक्सपेल द डल स्टूडेंट, जो गधे जो बुद्धू टाइप का स्टूडेंट है उनको बाहर कर देना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी, पुट रेलिवेंट क्वेश्चंस, ये सही बात है, आपको उचित प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है, जो रेलिवेंट हो वही सवाल आपको पूछना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इफ द subject is somewhat dry, taxing and thought engaging, the teacher should, जब एक सब्जेक्ट क्या होता है उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, थोड़ा बोरिंग होता है, ठीक है, और उसमें ज्यादा चिंतन करना पड़ता है, थोड़ा कठिन है, इसका मतलब है थोड़ा कठिन जब सब्जेक्ट होता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है एडवाइस स्टूडेंट्स टू बी वेरी सीरियस, बच्चों को सीरियस होने के लिए एडवाइस करेंगे, बच्चे सीरियस हो जाएंगे, नहीं होते हैं, बार बार आप बोलो, बच्चे वही का वही करते हैं। ऑप्शन बी, टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द डिफिकल्ट नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, बच्चों को ये जो विषय पढ़ा रहे हैं शिक्षक उसके जो कठिन प्रकृति है उसके बारे में बताएंगे तो समस्या समाधान हो जाएगा, नहीं होगा। ऑप्शन सी, एक्सप्लेन द सब्जेक्ट विद प्लीजिंग एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड मेक इट इंटरेस्टिंग टू द स्टूडेंट्स, ये सबसे सही बात है। कोई डल विषय हो, कोई क्रिटिकल थिंकिंग वाला सब्जेक्ट हो, लेकिन उसको जब हम आनंद, जब एंजॉयमेंट करवाने के लिए पढ़ाते हैं, जब आनंद के साथ पढ़ाते हैं, बच्चों को रुचि जो है बच्चों का वो प्रकट होता है, वो बढ़ जाता है और इसके बाद बच्चे आसानी से हंसते हंसते वो सब्जेक्ट को सीख लेते हैं। तो इंटरेस्टिंग बनाना अपना लेसन को सबसे चैलेंजिंग वर्क है शिक्षक के लिए। एंड ऑप्शन डी, परसुएड द बॉयज टू लिव द सब्जेक्ट, आप जो अच्छे बच्चे नहीं हैं, जो बुद्धू टाइप के बच्चे हैं, उनको ये सब्जेक्ट छोड़ने के लिए कहोगे, ये कहना उचित है? बिल्कुल नहीं है। Question number 20, and this is the last question of today's video. In a classroom, students are of different mental levels and capacities, and the teacher's function is, ये स्वाभाविक बात है, जब आप एक कक्षा में प्रवेश करेंगे पढ़ाने के लिए तो यहाँ का जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके का होते हैं, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक रूपरेखा से वो आते हैं, प्रेक्षापट से वो आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, इसके साथ साथ उनका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उनका जो मेंटल थिंकिंग है वो भी अलग होता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस से आप जानते हैं। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मेंटल लेवल तो हर एक बच्चा का अलग अलग है। ऑप्शन है टू एनकरेज द इंटेलिजेंट एंड डिस्करेज द वीक, ये बिल्कुल गलत बात है, जो कमजोर है उनको हतोत्साहित करना, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है उनको उत्साह देना, ये गलत बात है। ऑप्शन बी, टू हैव सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल, सभी के प्रति सिंपैथी दर्शाना चाहिए, सभी को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, यह सबसे सही बात है। जो बहुत ही ब्राइट छात्र छात्राएं हैं उनको भी जितना प्यार करना चाहिए, जो थोड़ा कमजोर है
वीक है उनको भी उतना ही प्यार करना चाहिए, उतना भी मोहब्बत के साथ बात करना चाहिए। ऑप्शन सी, टू ट्रीट द डल बॉयज विद बैड रिमार्क्स, जो बुद्धू है उनको उल्टा सीधा शब्द नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव चीजें हैं। ऑप्शन डी, टू प्रेज द इंटेलिजेंट बॉय टू मच, जो बहुत ही शानदार बच्चा है उसको ज्यादा ही तारीफ करना चाहिए और तारीफ करके इसको सर चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। Therefore, the correct answer of this question is option B. डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब से अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।